Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर यू नो दैट ये एक अपने आप में एक टॉपिक नहीं है, ये अपने आप में एक कंट्री भी है. वाई? बिकॉज इंडिया इज ए एग्रेरियन कंट्री और इंडिया की इकोनॉमी भी एग्रेरियन इकोनॉमी कही जाती है, जिसकी जो देश की इकोनॉमी एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, जो देश में मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर से डिराइव करते हैं उनकी इनकम, तो वो देश को हम बोलेंगे एग्रेरियन इकोनॉमी. ठीक है, तो जीडीपी वाइज एग्रीकल्चर का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट कंट्रीब्यूशन है भी बोल सकते हैं. बिकॉज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज अगर हम ऐड कर देते हैं एग्रीकल्चर में, माइनिंग भी ऐड कर देते हैं, तो सब चीज़ आ रही है आपको एग्रीकल्चर में ही. राइट. सो बेसिकली अगर हम प्योर एग्रीकल्चर देखते हैं तो उसका कंट्रीब्यूशन अराउंड 14 to 15% ऑफ द जीडीपी है. इस वजह से हम एग्रेरियन इकोनॉमी नहीं कह रहे हैं. हम इंडिया को एग्रेरियन इकोनॉमी इसलिए कह रहे हैं बिकॉज 50%, 50% ओके पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री डिपेंड्स ऑन व्हाट? एग्रीकल्चर. इसलिए इंडिया को एग्रेरियन या एग्रीकल्चरल इकोनॉमी कहा जाता है. और यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए एग्रीकल्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. कहाँ पे भी आप एग्रीकल्चर के आर्टिकल देखते हैं तो आपका एज एस्पिरेंट काम क्या है? वो आर्टिकल आप पढ़ना है और उसके नोट्स बनाना है. एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विस कभी नहीं भूलना है, बिकॉज ये ज्योग्राफी में है, ये एनवायरनमेंट में है, ये इकोनॉमी में है, ये जनरल एसे में भी आने के चांसेस है. और इंडिया की खूबसूरती ही एग्रीकल्चर में है. इसका मतलब आपको एग्रीकल्चर का नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर इज नॉट ओनली दैट गुड, इट इज़ ऑल्सो वेरी बैड ऑल्सो. वाई? बिकॉज फार्मर सुसाइड भी होते हैं एग्रीकल्चर की वजह से. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. फूड सिक्योरिटी, जीने का सहारा है एग्रीकल्चर. राइट. सो एज ए एस्पिरेंट ये इंडिया के पॉपुलेशन और इंडियन इकोनॉमी, इंडियन की जीडीपी में बहुत इंटीग्रेटली वोवन किया गया है. दैट्स वाई एज ए एस्पिरेंट यू शुड नो अबाउट एवरीथिंग अबाउट एग्रीकल्चर. जो भी आर्टिकल आता है आपका वो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट बन जाना चाहिए और आप पढ़ लेना उसके ऊपर बहुत ज़रूरी है. आज का हमारा जो भी टॉपिक है ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर है. इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस आ ही चुके हैं. ओके. और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आप नहीं पढ़े अभी के ज़माने में तो आपके 12.5 मार्क्स गए फॉर श्योर. और ये इंटरव्यू में पूछ देंगे, वहाँ पर भी प्रॉब्लम हो जाएगा. अगर आप कल को आईएएस बनते हैं तो आपके सीएम साहब पूछेंगे कि क्या करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग टारगेट्स दे दिए गए हैं स्टेट्स को भी. ओके. जनरली आपको पता है इंडिया प्लेज करती है कि हम इतना ग्लोबल वार्मिंग कम करेंगे, हम इतना फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन कम करेंगे, हम इतनी एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाएंगे. तो इंडिया प्लेज करती है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से. अगर इन फ्यूचर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को टारगेट देती हैं तो आप ही तो जाके काम करेंगे ना सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ उनके. तो आपको अगर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में पता नहीं होगा तो आप किस तरीके की पॉलिसी बनाएंगे, किस तरीके का गाइड करेंगे, तो आप जो मुकाम पे पहुंचना चाहते हो वो नहीं पहुंचेंगे. चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये बनना बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज आप उतने काबिल नहीं है. सो दैट्स वाई आपकी जो भी स्टडीज़ करते हैं ना उसकी एप्लीकेशन पार्ट भी हम देखना बहुत ज़रूरी है. सो एंड आई एम गोइंग टू गिव यू द वेरी बेस्ट. ओके. अभी तक ये यूट्यूब पे इतना बेस्ट आंसर अभी नहीं है. सो मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर फॉर एग्रीकल्चर. यहाँ पे हम एग्रीकल्चर पहले ऑलवेज रिमेंबर जब भी हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन्स आंसर, सो इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है. इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ कंटेंट, कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन में आप फैक्ट्स लिखो, इंट्रोडक्शन में आप रिपोर्ट लिखो, इंट्रोडक्शन में आप सिग्निफिकेंस लिखो, इंट्रोडक्शन में आप डिपेंडेंस लिखो, इंट्रोडक्शन में आप एडवांटेजेस लिखो, कुछ भी लिखो. ओके. बॉडी ऑफ कंटेंट क्या होना चाहिए? बॉडी ऑफ कंटेंट आपका क्वेश्चन किसके ऊपर आधार है, योर क्वेश्चन बेसिस इज व्हाट, दैट इज योर बॉडी ऑफ कंटेंट. देखो मेरा क्वेश्चन का यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरा क्वेश्चन का एक्चुअली कीवर्ड है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. ठीक है, ये मेरा कीवर्ड है, ये आएगा बॉडी ऑफ कंटेंट में. ठीक है. और ये जो फैक्ट्स मैं यहाँ पे दिया हूँ एग्रीकल्चर ग्रीन हाउस एमिशन डेटा, ये आएगा मेरा इंट्रोडक्शन में. और पूरे बॉडी ऑफ कंटेंट करने के बाद में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके क्या क्या स्ट्रैटेजीज है, किस तरीके से कर सकते हैं, उसके बाद में मैं कंक्लूजन करूंगा. दिस इज ए वेरी 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 बेस्ट आंसर राइट नाउ ऑन द यूट्यूब चैनल एंड यू आर गोइंग टू हैव इट विथ यू. जिस तरीके से है उस तरीके से लिख लीजिए, बेस्ट है. ठीक है. राइट. लेट अस गो अहेड. ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल था, बहुत अच्छा था आर्टिकल, सो दैट्स व्हाई आई पिक्ड अप. ठीक है. एक रिपोर्ट आई थी एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक सेंसस के ऊपर. आगे दैट इज द इंडिया थर्ड बायनियल अपडेट रिपोर्ट. 2 साल में एक बार आती है.
ओके, एंड दे जनरली गिव्स लॉट ऑफ इंसाइट अबाउट एग्रीकल्चर में क्रॉपिंग सेक्टर कितना कर रहा है, क्रॉप्स में फूड ग्रेन सेक्टर कितना कर रहा है, उसमें राइस कितना अच्छा कर रहा है, वीट के ट्रेंड्स, ओके, लाइफ स्टॉक किस तरीके के हैं, पिग का पॉपुलेशन कितना है, ओके, डीर का पॉपुलेशन नहीं, डी नॉट डीर, काउ पॉपुलेशन कितना है, बफेलो पॉपुलेशन कितना है, तो लाइफ स्टॉक कितनी है, पोल्ट्री किस तरीके से कर रही है, डायरी फिशरी किस तरीके से कर रही है, पूरा आपको कट्टा चिट्टा देंगे ये रिपोर्ट में। ओके, और ये भी देंगे कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस किस लेवल तक एमिट कर रहे हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, किस लेवल तक। सो एक रिपोर्ट आई थी 2016 में, एग्रीकल्चर और लाइफस्टॉक सेंसस। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, जितना भी इंडिया एमिशन करता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, उसमें 14% एमिशन आता है एग्रीकल्चर और लाइफस्टॉक से। Of all the total emissions, of all the total carbon emissions that we also release from AC से भी निकलता है, ओके, और फोर व्हीलर, टू व्हीलर, पेट्रोल, डीजल, जहाँ जहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं वहाँ से भी एमिशन निकलता है। सो अगर इंडिया का 100% कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन अगर आप कंसिडर करें, उसमें से 14% आ रहा है एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक से। ओके, और ये 14% में लाइफ स्टॉक का कितना शेयर है? 1.3%। 1.3% इज कमिंग फ्रॉम लाइफ स्टॉक। ओके, और ये कम होगा या ज़्यादा होगा? तो ये ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ये दोनों पे, ये दो एक्टिविटीज़ पे ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है। तो ये एग्रीकल्चर तो करना बंद नहीं करेंगे, राइट? ये लाइफ स्टॉक के ये जो है जानवर चराना, जानवर पालना, फिर जानवर से प्रोडक्ट्स निकालना, तो ये फिर ये भी तो कम नहीं करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन यहाँ पे कम करना, बट इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट आ जाएंगे कंट्री के ऊपर। सोसाइटी पूरी तहस नहस हो जाएगी अगर एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक नहीं करे, तो बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, राइट? सो ये जो एमिशन है ये मैनीफोल्ड इंक्रीज हो सकते हैं, बिकॉज इसमें सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ज़्यादा है। फाइन। सो अगर हम लाइफ स्टॉक की पॉपुलेशन देखें, 1.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ अपनी एग्रीकल्चर लैंड है, 300 मिलियन, ऑलमोस्ट 30 करोड़ कैटल पॉपुलेशन है अपने पास, ओके, और 16 करोड़ मिलियन, 16 करोड़, 160 मिलियन मीन 16 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स डिपेंड्स विद एग्रीकल्चर बीइंग द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, बीइंग द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी है, तो इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी रहने के बाद तो ये लोग एग्रीकल्चर तो करेंगे ही, लाइफ स्टॉक पे भी काम करेंगे, तो फिर ग्रीन हाउस गैस एमिशन होगा। फिर अब क्या, राइट? ये इनकी डिपेंडेंसी और ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन करना, ये बहुत बड़ा एथिकल डायलेमा है माय डियर स्टूडेंट्स। एज ए आईएएस ऑफिसर आप किस तरीके से ये सॉल्व करेंगे? आप ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि एग्रीकल्चर मत करो, आप ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि आप जानवर मत पालो, ये दो भी आप बोल नहीं सकते, क्योंकि 50% पॉपुलेशन डिपेंड है। चलो भाई 2% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, तो आप 2% को बोलेंगे कि हम आपको मनरेगा में आपको इंटीग्रेट करेंगे, आप 2% खेती बाड़ी छोड़ दो, 2% है तो समझ में आता, बट 50% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, तो 50% पॉपुलेशन को करेंगे क्या आप? सो ये बहुत बड़ा पैराडॉक्स है इंडिया के सामने। एज ए आईएएस ऑफिसर आपको भी आगे जाके इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो बेस्ट वे है, क्या है बेस्ट वे? एग्रीकल्चर करिए, बट ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करते हुए करिए, ज्यादा मत करिए। सो ये नॉलेज देना है बेसिकली। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में नॉलेज ट्रांसफर इज ओनली इंपॉर्टेंट, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। क्लाइमेट के फैक्टर्स हम चेंज नहीं कर सकते, पानी कम ज़्यादा कर नहीं सकते, सॉइल की फर्टिलिटी हम कम ज़्यादा कर नहीं सकते, वो पूरी कुदरती है, वो पूरी नेचुरल आपको मिलती है। हाँ, उसको आप खराब करते हैं कम में ज़्यादा में, दैट इज़ अनदर मैटर। ये खराब नहीं करना ही सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। ओके, ये खराब नहीं करना का मतलब क्या है? आपको उस नॉलेज होना, किस वजह से सॉइल फर्टिलिटी खराब होती है, किस वजह से सॉइल फर्टिलिटी खराब नहीं होती है, कौन सा क्रॉप ग्रो करना चाहिए, कौन सा क्रॉप ग्रो करना चाहिए, यही नॉलेज हम ट्रांसफर करना है अपने फार्मर्स भाई को, और वो नॉलेज से उस तरीके से खेती करेंगे और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अपन इशू अचीव कर सकते हैं। ओके, दैट्स वाई सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक सर्वाइवल है, बहुत सारे लोगों के लिए क्या है? सर्वाइवल है एग्रीकल्चर। एंड इंडिया हैज़ टू गो फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, बिकॉज इट इज़ द मैटर ऑफ सर्वाइवल ऑफ आवर फार्मर्स। क्योंकि हमारे फार्मर्स जीने के लिए एग्रीकल्चर करते हैं, शौक के लिए नहीं करते हैं, जीने के लिए, ओके, पैसे कमाने के लिए एग्रीकल्चर करते हैं। तो एग्रीकल्चर तो हम बंद नहीं कर सकते और एग्रीकल्चर को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते ये कि ज़्यादा यूज़ करके भी। ओके, सो वी कैन बेस्ट वे इज़ व्हाट, हम एग्रीकल्चर में सस्टेनेबल कंपोनेंट इंक्लूड कर सकते हैं। और इससे क्या होगा? हमारे जो ग्लासगो प्लेजेस से, ओके, पंचमित्रास, वो भी हम फुलफिल करने की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन, ये आप लिखेंगे आपके इंट्रोडक्शन में। अपार्ट फ्रॉम लाइफ स्टॉक, थोड़ा और डेटा है, ओके, फॉर प्रीलिम्स इट कैन बी इंपॉर्टेंट टू यू।
Apart from livestock, the major constituent of agriculture greenhouse gas emissions are rice cultivation 17.5% राइस से निकलता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन, फर्टिलाइजर से निकलता है 19.1, फील्ड बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चर में जो भी क्रॉप कट करने के बाद में हार्वेस्टिंग करने के बाद में जो भी क्रॉप को बर्न करते हैं, जो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टब्बल बर्निंग, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पंजाब, हरियाणा और दिल्ली को मिला के। ओके ठीक है, सो आप ये याद रखिए कि मैक्सिमम एमिशन इज कमिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर रिलेटेड, मैक्सिमम ग्रीन हाउस एमिशन इज कमिंग फ्रॉम फर्टिलाइजर, और उसके बाद में आएगी राइस कल्टीवेशन और ये बर्निंग रेसिड्यू से भी आएगी। सो दिस कुड बी इंपॉर्टेंट इन दी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। वो बोल सकते हैं कि आर इन द फॉलोइंग agriculture commodities or agriculture inputs that have in the descending order of their GHG emissions, ऐसा पूछ सकते हैं 1 2 3, so you have to arrange it। so पहले आएगा fertilizer, बाद में आएगा rice, then field burning, so this is very important for prelims, right? now अभी decarbonizing का मतलब क्या है, right? decarbonizing strategy, कार्बोनाइजिंग का मतलब है CO2 एमिशन करना, डीकार्बोनाइजिंग का मतलब है CO2 एमिशन नहीं करना। अगर CO2 एमिशन नहीं करना है एग्रीकल्चर से तो व्हाट कुड बी आवर स्ट्रैटेजी, दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न। पहली बात तो रिड्यूसिंग बायोजेनिक मीथेन फ्रॉम कैटल एंड राइस कल्टीवेशन। सो सबसे पहले है कैटल और राइस से जो मीथेन एमिशन निकलता है उसको किसी तरीके से हम कम करना है, दिस इज वन स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी हम आगे पढ़ेंगे, बट ये तो पक्का है कि इन दोनों से जो मीथेन निकलता है इसको कम करना है, ये पहला ऑब्जेक्टिव है। और क्या है, रिड्यूसिंग कंजम्पशन ऑफ इरिगेशन वाटर, पानी कम यूज करना है, केमिकल फर्टिलाइजर्स भी कम यूज करना है, एनर्जी फॉर कल्टीवेशन सोलार, ऐसे सोलार पंप्स यूज करना है, हार्वेस्टिंग पानी जो भी पड़ता है, पानी प्रिसिपिटेशन होता है रेनफॉल, उसको बचाना है, ट्रांसपोर्टेशन से भी एज वेल एज फूड फार्म वेस्ट प्रोसेसिंग से भी हमें यहाँ पे हर चीज़ इसका रिडक्शन कम करना है, ठीक है। हार्वेस्टिंग ट्रांसपोर्ट से भी जो भी निकलता है वो भी कम करना है, वेस्ट प्रोसेस करने में जो बर्न करते हैं, स्टबल बर्निंग करते हैं, उससे जो निकलता है वो कम करना है। तो बेसिकली रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ व्हाट, ऑल ऑफ दिस। और क्या है, रिड्यूस वेस्ट इन द फूड सप्लाई चेन, वेस्ट इन द फूड सप्लाई चेन भी कम करना है, बिकॉज ये भी जो भी खराब हुए से जो भी फ्रूट्स होते हैं, जो भी फल होते हैं, वहाँ से भी ग्रीन हाउस गैस निकलती है। तो रिड्यूस वेस्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा रेजिलियंट होना चाहिए अपना एग्रीकल्चर, क्लाइमेट को रेसिस्ट कर सकें, कभी ड्रॉट भी आए तो अपना एग्रीकल्चर ठहरना चाहिए, डॉट आया तो एग्रीकल्चर कंटिन्यूएशन, एग्रीकल्चर ग्रोथ में कुछ ऊपर नीचे नहीं होना है। तो इस तरीके के सिस्टम्स, इस तरीके के डैम्स और कैनाल इरिगेशन आप ऐसे दीजिए फार्मर्स को, अगर ड्रॉट भी आता है तो एग्रीकल्चर में कुछ इम्पैक्ट ना पड़े और एग्रीकल्चर अच्छे से कंटिन्यूसली ग्रो कर सके, उससे जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन होगा, उसमें फार्मर्स की भी लाइवलीहुड अच्छे से रहेगी और इंडिया को फूड सिक्योरिटी इंश्योर होगी। सो ये तीन जो बड़े बड़े गोल्स है, ओके, इसको अगर अचीव करना है तो ड्रॉट को भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर एग्रीकल्चर को अनफोर्सीन और एडवर्सरीज से हम बचाते हैं, ओके, तो उसको ही बोलते हैं रेजिलियंस। एग्रीकल्चर के जो भी प्रोडक्शन है, जो भी जिस तरीके से एग्रीकल्चर ग्रोथ हो रहा है, उसको अगर हम वो सस्टेन करें वो ग्रोथ, एंड विथ फाइटिंग विथ व्हाट एनी एडवर्सरीज, देन ओनली वी कॉल इट एज व्हाट, रेजिलियंट। और ये पॉसिबल है विथ रिगार्ड टू ऑटोमेशन, विथ रिगार्ड टू टेक्नोलॉजी, टेम्परेचर एक्सेट्रा, प्रेशर वेरिएबल्स, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, ह्यूमिडिटी कितना है फार्म फील्ड में, इन सब का पता अगर अपने को लगता है इन आवर फोन एक्सेट्रा, सो वी कैन टेक प्रॉपर स्टेप्स और वी कैन मेक आवर क्लाइमेट एग्रीकल्चर रेजिलियंट टू क्लाइमेट। क्लाइमेट ही इधर उधर होता है, क्लाइमेट के अपने को कंट्रोल नहीं रहता है क्लाइमेट पे, बट क्लाइमेट किस तरीके से भी रहो, अपने प्लांट को जितना जो चाहिए अगर वो मालूम हो गया तो दैट इज इट, एंड इट इज पॉसिबल। ये कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, टेक्नोलॉजी, राइट। ओके, चलो अभी हम बॉडी ऑफ कंटेंट में जाएंगे, लेट अस गो एट इट। द फॉलोइंग फैक्टर्स, ओके, द फॉलोइंग फैक्टर्स आर क्रिटिकल फॉर बोथ डीकार्बोनाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। देखिए, सस्टेनेबिलिटी का मतलब है एग्रीकल्चर ग्रोथ होना ही चाहिए और होते ही रहना चाहिए, जितने साल हम अगर जाते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम नहीं होना। बट इस तरीके से ये जो ग्रोथ है एग्रीकल्चर, जो प्रोडक्शन ग्रोथ रहे, इट शुड ऑलवेज लुक फॉर व्हाट, मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ व्हाट, ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन एमिशंस कम करने की और ही होना चाहिए ये ग्रोथ।
ओके तो ये बैलेंस अचीव करने के लिए हम क्या करें, पहले हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इनपुट, विदाउट इट एग्रीकल्चर हम ग्रो ही नहीं कर सकते। ऑल्दो यू आर हैविंग एरोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स होते हैं, बट वो तो चलो भाई वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, कौन करता है, वो नहीं करता है। तो लेट अस सी दैट लैंड पे ही एग्रीकल्चर होती है, तो सॉइल सबसे बड़ा इनपुट है लैंड पे, ठीक है। अगर फर्टाइल सॉइल होती है तो बेसिकली फर्टाइल सॉइल विल एनहांस फार्म यील्ड्स, फार्म का प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी, ये आपको पता है। एंड इनकम ऑल्सो विल इंक्रीज, अगर कंटिन्यूसली आपकी सॉइल फर्टाइल है तो आपको प्रोडक्शन आते रहेगा और आपकी इनकम और अच्छी तरीके से रहेगी। और फर्टाइल सॉइल से आप जो भी क्रॉप्स ग्रो करेंगे, ये क्रॉप्स कार्बन डाइऑक्साइड ओके इनहेल करेंगे और ऑक्सीजन देंगे। सो फर्टाइल सॉइल्स के वजह से जिस तरीके से फार्म यील्ड होगी, प्रोडक्शन होगा, ओके ये जो ग्रीन ग्रीन प्लांट्स है दे विल आल्सो एक्ट एज वाज ओके कार्बन सिंक की तरह भी काम कर सकते हैं। ओके कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं, इसका मतलब आपके एग्रीकल्चर एरिया में ओके वल्नरेबिलिटीज टू क्लाइमेट कम ही रहेंगे, बिकॉज वहाँ पे जो CO2 एमिशन ज़्यादा हो रहा है वो CO2 एमिशन कार्बन वो सिंक हो रहे हैं विथ रिगार्ड टू व्हाट प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इन योर लैंड एरिया। नेक्स्ट है सॉइल हो गया। हेल्थी सॉइल जनरली मानी जाती है कि वो मॉइस्चर कंटेंट बहुत अच्छे से रिटेन करती है, ओके और मॉइस्चर अगर रिटेन, अगर सॉइल में मॉइस्चर होता है तो वो लेस ससेप्टेबल टू इरोजन होता है। माय डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस पॉइंट। अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे आप सुनिए, यहाँ पे आप थोड़ी सॉइल ले लीजिए, ओके रोड पे से उठा के, कहीं पे से भी उठा के सॉइल ले लीजिए, ओके ओके एक में आप उसको पानी मत डालिए और एक सॉइल में आप पानी डालिए और यहाँ पे फैन रखिए, फैन रख के देखिए कि या ये उड़ जाती सॉइल या ये उड़ जाती, ये पानी वाली है। आप इसमें एक बकेट पानी डालें, इसमें पानी नहीं डालें और आप यहाँ पे फैन रखे हैं, ओके तो आप अब देखते हैं यहाँ पे इरोजन कहाँ होगा, तो आप बोलेंगे सर ये तो ड्राई में होगा, राइट। इसका मतलब क्या है, जहाँ पे वेट सॉइल होती है वहाँ पे सॉइल में मॉइस्चर डेफिनेटली होता है, जहाँ पे मॉइस्चर होता है वहाँ पे सॉइल के जो पार्टिकल्स बहुत इंटैक्ट होते हैं, नज़दीक नज़दीक होते हैं, उनको दूर करना बहुत मुश्किल होता है। दैट्स वाई ऑलवेज मॉइस्चर इन द सॉइल विल हेल्प टू रिड्यूस व्हाट इरोजन, ओके सो द सॉइल डैम्स हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। एंड जो भी द को प्रोडक्ट्स ऑफ बायोगैस, बायोफ्यूल प्लांट्स आर है ना, जो भी हम व्हाट काउ डंग और प्लांट डेड लीव्स एक्सेट्रा सब यूज करते हैं ना टू प्रोड्यूस बायोगैस और बायोफ्यूल, दे विल एक्ट एज ए कंपोस्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट बायोचार, ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट बायोचार। अगर ये फिर से हम अगर अपनी एग्रीकल्चर में अप्लाई करते हैं तो एनवायरमेंट पोल्यूशन तो वैसे भी कम होगा और आपकी फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर यूसेज भी कम होगा, आपके पैसे और बचेंगे, आपके पैसे और बचेंगे, क्योंकि आप जो आपके पास जनरेट हो रहा है वेस्ट वही आप एज ए फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, तो यू आर नॉट बाइंग व्हाट केमिकल फर्टिलाइजर्स, आप कम मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर्स खरीदते हैं, उससे आपका इनकम भी बढ़ेगा और एनवायरमेंट पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, राइट। नाउ लेट अस गो टू अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, फ्रेश वाटर। एग्रीकल्चर कंज्यूम्स ओवर 80% ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया। मीठा पानी, पीने का पानी एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा लगता है, इसको कंजर्व करना, इसको बचाना बहुत क्रिटिकल है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें भी पीना है, ओके सो एग्रीकल्चर में अक्सर ये भी देखा जाता है कि नल खोल दे के ये फार्मर चले जाते हैं और वो ज़्यादा लैंड में ज़्यादा पानी हो जाता है, उस वजह से पानी बहुत सारा वेस्टेज हो जाता है, राइट। सो इस वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स लाइक ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, इसकी नॉलेज दे और ऐसे सिस्टम्स में कुछ सब्सिडी दिए उनको, वो सिस्टम्स एस्टैब्लिश और इंस्टॉल करें अपनी खेत में और वो पानी का अच्छे से एफिशिएंट यूज़ करें। माइक्रो इरिगेशन विद ऑटोमेशन एंड अडॉप्शन। ऑटोमेशन का मतलब है ओके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्प्रिंकलर सिस्टम है, आपको पता ही होगा, ये गोल गोल फिरता है, यहाँ पे पानी ऐसा 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 गिरते रहता है, आप देखे होंगे ये गार्डन्स में भी होता है। ऑटोमेशन का मतलब है अगर यहाँ पे आपके एग्रीकल्चर एरिया में टेम्परेचर 25 डिग्री से 28 डिग्री तक इंक्रीज हो जाता है, ये इंक्रीज होते ही यहाँ पे एक टेम्परेचर सेंसस होता है, ये टेम्परेचर सेंसस ये इंक्रीज को कैप्चर करता है। द मोमेंट ये इंक्रीज कैप्चर हो जाती है, इट विल स्टार्ट व्हाट गिविंग वाटर एंड मेक द क्रॉप टू ग्रो एट 25 ओनली। सो अगर ऐसा इस तरीके से ऑटोमेशन और एडॉप्शन होता है तो इससे क्या होगा, फार्मर की हार्डशिप्स भी कम होगी, फार्मर को ज़्यादा काम भी करना नहीं पड़ेगा और क्वालिटी ऑफ द क्रॉप बहुत ज़बरदस्त आएगी, ग्रेन मोटे मोटे लंबे बिरयानी के जैसे आएंगे, ठीक है। और ये भी ज़रूरी है कि फार्मर जाना चाहिए लो वाटर इंटेंसिव स्पीशीज एंड प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस आर एसेंशियल।
प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस आर एसेंशियल। जहां पे भी कम से कम जो स्पीशीज, जो क्रॉप लो वाटर यूज करता है वो क्रॉप ग्रो करना जरूरी है। ओके, जो क्रॉप ज्यादा वाटर यूज करता है और उसकी मार्केट रीच और मार्केट उसका एडॉप्शन भी ज्यादा नहीं है, लोग ज्यादा भी नहीं खाते, तो क्यों ग्रो कर रहे हैं वो क्रॉप, मत ग्रो करो। एरियाज अंडर वाटर इंटेंसिव क्रॉप मस्ट बी रिड्यूस थ्रू क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मतलब है कभी राइस ग्रो करे तो वीट ग्रो करो, वीट ग्रो करे तो बार्ली ग्रो करो। सो जहां पे भी जो भी क्रॉप ज्यादा पानी लेता है तो डाइवर्सिफाई करो, कुछ और क्रॉप्स ग्रो करना शुरू करो। एग्जांपल आप ऑयल सीड्स, पल्सेस, हॉर्टिकल्चर, फोरेज क्रॉप्स, ये क्रॉप्स हम ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके एग्रीकल्चर में आप ये क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ये कम पानी लेते हैं और कम पानी लेने से आपका कॉस्ट भी कम होगा, बिकॉज कम बोरवेल चलाते हैं आप, कम बोरवेल चलाने से आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आएगा और ये आप नॉट ओनली आपकी सॉइल फर्टिलिटी भी अच्छी रहेगी। रिमेंबर दिस पॉइंट हियर। अल्टरनेट क्रॉपिंग का मतलब है एक ही आपकी एग्रीकल्चर फील्ड में आप राइस और वीट ऐसा ग्रो करिए। ओके, एंड 2-3 क्रॉप्स एट ए टाइम ग्रो करने को बोलते हैं अल्टरनेट क्रॉपिंग, और यह इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट इंटर क्रॉपिंग भी बोलते हैं। सो ये देखा गया है अगर अल्टरनेट क्रॉपिंग करते हैं तो जीएचजी मिटिगेशन होता है, ग्रीन हाउस गैसेस कम एमिट होते हैं। ओके, एंड इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इमर्जिंग एरिया इन क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग। क्लाइमेट भी फार्मिंग भी क्लाइमेट स्मार्ट होगी। कैसी होगी? क्लाइमेट स्मार्ट होगी। क्लाइमेट जिस तरीके से बर्ताव करेगा हम उस तरीके से रिस्पॉन्स भी करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज क्लाइमेट स्मार्ट। फॉर एग्जाम्पल सीवीड कल्टिवेशन, एक ग्रास है जो वीड है, वीड मीन्स उसका कुछ वैल्यू नहीं है, बट अगर हम ये ग्रो करते हैं अपने एक्चुअल क्रॉप से, दे एक्ट एज ए एडिटिव टू कैटल फीड, रिड्यूसेस बायोजेनिक मीथेन एमिशन। अगर ये कैटल फीड का मतलब है ये सीवीड जो कि हम नहीं खाते, ये जानवर ही खाते हैं। ओके, दीज आर ईटन बाय व्हाट? कैटल। कैटल का फूड है ये। ओके, सीवीड, सो वो खाते हैं। उससे क्या होगा? रिड्यूसेस बायोजेनिक मीथेन एमिशंस होगा, इंप्रूव फीड क्वालिटी भी इंप्रूव होगी और एनहांसेस मिल्क प्रोडक्शन। देखो इतने फायदे हैं अगर हम सीवीड ग्रो करते हैं अपने एग्रीकल्चर लैंड में। तो राइस के साथ थोड़ी सीवीड भी ग्रो करिए, सीवीड आपकी कैटल को खाने दीजिए। अगर वो करते हैं तो आप एमिशन भी रिड्यूस करेंगे और आपकी वो पेट भी ज़्यादा भर जाएगा उसका, फीड क्वालिटी और एनहांसेस मिल्क प्रोडक्शन। बहुत सारे यहाँ पे आपको बेनिफिट्स हैं। तो सॉइल के ऊपर अपन देख लिए, वाटर के ऊपर अपन देख लिए, अल्टरनेट क्रॉपिंग हम देख लिए। नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट? एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब है एग्रीकल्चर क्रॉप्स के साथ साथ आप पेड़ भी लगाओ, ट्री भी लगाओ। ओके, राइस के साथ एक ट्री, मैंगो ट्री, राइस वीट के साथ बनियन ट्री, लाइक दैट। ट्रीज एक्ट एज ए विंड ब्रेक। क्यों लगाना है? आपकी एग्रीकल्चर लैंड में अगर आप ट्रीज लगाते हैं इस तरीके से, अगर पानी पड़ता है, पानी ये जो आपकी सॉइल अपर टॉप सॉइल है विच इज फर्टाइल सॉइल, ये पानी ये सॉइल को लेके नहीं जाएगा। ओके, सो अगर लेके चले आता तो सॉइल फर्टिलिटी चले जाती थी, आपकी प्रोडक्शन कम हो जाती थी। अगर ट्रीज आप अगर रखते हैं तो ये सॉइल और विंड, पानी और विंड से ये रेसिस्ट करेगा, पानी का भी फोर्स रेसिस्ट करेगा, विंड का फोर्स भी रेसिस्ट करेगा, और यहाँ पे जो सॉइल है वो सॉइल उड़ेगी नहीं और कहीं और नहीं जाएगी, सॉइल फर्टिलिटी आपकी इंटैक्ट रहेगी। और ये भी देखा गया है, स्टडीज ये भी बोलते हैं कि 5% इंक्रीज होता है ईयरली 5 ईयर इंटरवल्स में, ओके, टू द एग्जिस्टिंग 16 मिलियन हेक्टार एरिया कैन हेल्प टू मिटिगेट इंडियाज प्रोजेक्टेड एमिशंस, राइट। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है बायो एनर्जी फ्रॉम वेस्ट। बायो एनर्जी, आपको तो पता है जो भी एग्रीकल्चर का जो भी रेसिड्यू क्रॉप होता है, कट करने के बाद में जो भी बचा कुचा रहता है, और एनिमल्स का जो भी काउडंग होता है, उससे आप एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, दिस ऑफर्स इमेंस पोटेंशियल फॉर मिटिगेटिंग एमिशंस। ओके, तो चलो भाई, एक विलेज में एक 100 हाउस होल्ड, 100 फार्मर्स है, ये पूरे मिलके अगर उनका इकट्ठा करें वेस्ट और एक बायोगैस प्लांट लगाएं, और ये बायोगैस प्लांट से ही वो अगर उनके घर को लाइट फैन जलाएं, सो इससे कितना अच्छा होगा। सो ये दे कैन यूज इट फॉर क्विकिंग, दे कैन यूज इट फॉर व्हाट? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर पावर ऑल्सो, वो घर भी चला सकेंगे। अगर ये कम्युनिटी अप्रोच, कम्युनिटी बायोगैस प्लांट्स लगाते हैं तो वो बेहतर होगा। इंडिया की एक पॉलिसी भी है, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, और स्कीम भी चल रही है, सटैट स्कीम। इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिखिए व्हाट इज दिस 2 थिंग्स, ओके, सो दैट आपके और मेरे बीच में कुछ तो इंटरेक्शन रहेगा, राइट। सो दे हैव ऑलरेडी सेट ए मीडियम टर्म टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 50 मिलियन टन्स ऑफ बायोगैस सीएनजी बनाने वाले हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी उनकी एक रिपोर्ट निकलती है, दैट इज कॉल्ड एज इंडियन
energy, they have given a report called as India Energy Outlook 2021. Estimate the potential of being 30 million tons biogas. हम 30 मिलियन टन्स का बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं बिकॉज एग्रीकल्चर और एनिमल डिपेंडेंसी हमारी ज़्यादा रहने की वजह से व्हेन कंपेयर टू अदर कंट्रीज हमारी जो कैपेसिटी टू जनरेट बायोगैस है वो 30 मिलियन टन है, इसलिए हम 15 मिलियन टन का टारगेट रख लिए। तो बहुत सारे लोग ये यूज़ करेंगे तो पेट्रोल कोल्ड रन पावर प्लांट्स वहाँ से जो जनरेट होगा वो कम यूज़ करेंगे, डिमांड वहाँ पे कम होगी, वहाँ पे कम होने से वहाँ पे कोल कम जलेगा, कोल कम जलेगा तो कम एमिशन होगा और अपन जो भी है ग्लासगो समिट और वहाँ पे हम अचीव कर सकते हैं। और दूसरे टेक्निक से बायो एनर्जी विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये बायोगैस प्लांट चलते हैं तो इसमें से भी धुआं निकलता है, ये धुआं को हम कैप्चर करना चाहिए और परमानेंट स्टोर कर लेना चाहिए। दिस विल लीड टू कार्बन रिमूवल एज ए नेगेटिव एज वेल एज नेगेटिव एमिशंस। कार्बन को भी हम एटमॉस्फेयर से निकाल देंगे और इसको हम कैप्चर भी कर लेंगे और कार्बन नहीं रहेगा, राइट। दिस इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ओके अभी क्या चल रही है गवर्नमेंट के पास, कुछ ये काम, कुछ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तो इतना पुराना कॉन्सेप्ट है, कुछ हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। यस गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मेनी स्कीम्स लाइक नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ओके, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, national initiative and climate resilient agriculture, national adaptation for climate change। इतने सारे हम स्टेप्स ले चुके हैं टू अटेन व्हाट, टू अचीव सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, बट इनके आउटकम सेटिस्फैक्टरी नहीं है। दैट्स वाई एक कोऑर्डिनेटेड सबको मिला के, सब सेक्टर्स को, सब डिपार्टमेंट्स से मिल के बैठ के बात करके एक एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच लाना चाहिए एंड अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर बनाना चाहिए फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट टू द डिस्ट्रिक्ट्स, और एग्रो जोन्स बनाना चाहिए। एग्रो जोन्स ऐसे जोन्स होना चाहिए जो मैक्सिमम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते ना, उस जोन्स को बोलते हैं एग्रो जोन्स। जस्ट लाइक वी आर हैविंग सेस जोन्स, सेस जोन्स आर बेसिकली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। इन द सेम वे ऐसे एग्रो जोन्स बनाना चाहिए जो कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या स्मार्ट एग्रीकल्चर करते हैं। बट लार्ज पोर्शन, ओके, बट ये सब करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए। बट ये आर्टिकल में ये कहा जाता है जितना गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है एग्रीकल्चर को, वो सब्सिडीज इनफ है टू फंड दिस पर्टिकुलर स्मार्ट एग्रीकल्चर। क्लाइमेट फाइनेंस और पेशेंट कैपिटल विल बी नीडेड। Patient means continuous capital will be needed for areas having longer gestation period with biogas, methane mitigation and agroforestry के लिए थोड़ा लॉन्ग टर्म पैसे लगाने की जरूरत है, बट आप जितने सब्सिडीज देते हैं उससे आपको आ जाते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट, ये परफेक्ट आंसर है, मॉडल क्वेश्चन आंसर फॉर द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर परफेक्ट है। इससे हटके कुछ मत लिए, इससे और कम ही करना पड़ेगा आपको एग्जाम में, इससे ज़्यादा तो रहने की जरूरत नहीं है। ये तो 10 साल और काम करेगा, यूपीएससी आप कितने भी साल लिख लिए, इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। और पॉइंट्स ऐड करने की आप कोशिश करेंगे, आप टाइम वेस्ट ही करेंगे, अल्टीमेटली मीनिंग इसका ही आएगा, इससे ज़्यादा मीनिंग भी आपको नहीं आएगा। सो यू कैन ऑल्सो गो टू www.ikhraes.com और वहाँ पे न्यू कोर्सेज लॉन्च हुए हैं। यू कैन बी ए पार्ट ऑफ अवर वेरी विद क्वालिटेटिव टीम एंड यू कैन, एंड वी विल देयर टू हेल्प यू and guide you and get through your examination. You can join also our telegram channel which I will also put in the description। आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे हम अपडेट्स करते हैं, न्यू कोर्सेज और डेली न्यूज़ वहाँ पे रखते हैं, क्विज रखते हैं। इट्स अ वेरी गुड टेलीग्राम चैनल that you should definitely watch for. Okay, thanks a lot for hearing to me. Have a nice day. Bye bye, take care.